दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस करने से पहले ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि संविधान स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। या तो वो फेडरल होंगे, यूनिटरी होंगे या क्वासी फेडरल होंगे। फेडरल का मीनिंग है संघीय ढांचे का, यूनिटरी एकात्मक, क्वासी फेडरल अर्धसंघीय। इसके बाद प्रश्न आपसे जो बच्चे एलएलबी एलएलएम कर रहे हैं या ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे सब्जेक्टिव उनको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पर इस पे आपको कमेंट लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत का संविधान संघात्मक है? वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल और नॉट। ये भी पूछ सकते हैं एक जनरल क्वेश्चन कि कब किसी संविधान को फेडरल कहा जाएगा। अब कोई संविधान फेडरल है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोगों को 6 पॉइंट्स देखने होंगे। ये 6 विशेषताएं ही हम लोगों को ये बताती है कि संविधान फेडरल है या नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी संविधान के फेडरल होने के लिए इन 6 विशेषताओं का उस संविधान में होना आवश्यक है। नंबर वन है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट मीनिंग 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि उस राज्य व्यवस्था में, उस देश में, उस संविधान में प्रावधान होगा कि वहां पे 2 सरकारें होंगी। 2 सरकारें कैसे? एक सरकार देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं उन सभी राज्यों में हर राज्य की अपनी स्वतंत्र अलग राज्य सरकार होगी, और एक होगी केंद्र सरकार। यहां पर यह बात इस विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि संविधान में आधिकारिक रूप से कहीं पर भी केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य बोलचाल में हम सभी लोग केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। संविधान में उसके स्थान पर प्रयोग किया गया है यूनियन गवर्नमेंट। इसीलिए आप लोगों ने, हम सभी ने देखा है, जब भी कोई केस भारत सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है तो उसे लिखा जाता है अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत संघ, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। तो हमने देखा है कि भारत में, भारतीय संविधान में डुअल गवर्नमेंट पहली विशेषता समाहित है। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मीनिंग है शक्तियों का विभाजन। किसके मध्य? शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य। कि राज्य सरकार को भी शक्ति प्राप्त है अपने विषयों में, और यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को भी शक्ति प्राप्त है अपने विषय में। ये विषय का विभाजन कहां पर दिया गया है? भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन दिया गया है। कैसे? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। शब्दों से ही आप याद कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब है समवर्ती सूची। तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट का मतलब है संघ सूची। उसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिस विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही विधि बनाने के लिए प्राधिकार प्राप्त करती है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिसमें जिन विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य सरकार को ही प्राधिकार प्राप्त है। इसके बाद तीसरा दिया गया है कंकरेंट लिस्ट, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, भी भारतीय संविधान में समाहित है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। और यह भी संविधान से स्पष्ट है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके विभिन्न विभाग, विभिन्न अंग कार्य करने की शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी इसमें समाहित है कि संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है। यदि कोई ऐसा विधि बनती है या ऐसा कोई आदेश आता है जो संविधान के विरुद्ध होगा तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लिखित है और विश्व के दूसरे संविधानों से तुलना करने पर यह भी आपको पता चलता है कि यह विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है, विस्तृत है। तीसरा पॉइंट है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसे आसानी से संशोधन ना किया जा सके। रिजिड का यहाँ पे सेंस है रिजिड प्रोसीजर इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई संशोधन करना होता है कि पहले लोकसभा से बिल पास होगा, संशोधन का राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई वो विशेष राष्ट्रहित का मुद्दा है तो कहीं पर हमें विशेष बहुमत की भी जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी स्पष्ट है कि प्रोसीजर रिजिड है। लास्ट पॉइंट है न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो निष्पक्ष है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। और उसका क्षेत्राधिकार क्या है? यदि किसी राज्य सरकार और केंद्र के मध्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसे सुन सकती है, उस पर फैसला देगी। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में कोई विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसे डायरेक्ट सुन सकती है। इसके अतिरिक्त जनहित के भी किसी मुद्दे को वो सुनती है। और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा नियम, कानून, विधि बनाई जाती है जो संविधान के विरुद्ध है, जो मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ये 6 सभी विशेषताएं हमारे संविधान में समाहित है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान फेडरल है, भारत का संविधान संघीय है। इसके अतिरिक्त केशवानंद भारती केस में भी सभी ये निष्कर्ष इस केस में निकला था कि भारत का संविधान मूल रूप से फेडरल है। Constitution of India is basically federal with certain unitary features.